1,00,000 से अधिक गुफाएं इसका शाब्दिक अर्थ है। और यहाँ के चित्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ के चित्रों को 3 भागों में किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? ये 3 भाग, बार बार क्या है ये? तो 3 भाग में विभाजित किया गया। मतलब पहले भाग में पशुओं के चित्र, पशु, दूसरे भाग में पक्षी और तीसरे भाग में ज्यामितीय आकृतियां। तीसरे भाग में क्या? ज्यामितीय आकृतियां। ये 3 भाग, इसको 3 भागों में बांटा गया। अब यहां से प्राप्त प्रमुख चित्र की बात कर लें। लखुडियार से प्राप्त लखुडियार से प्राप्त प्रमुख चित्रों में बहुत सुंदर सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं। एक बहुत सुंदर छिपकली का चित्र प्राप्त हुआ है। एक बहुत सुंदर छिपकली का चित्र जो कई रंगों में है। 1 मिनट। इसको देख लीजिएगा। फ्री कर ये वाली क्लास कंप्लीट कोर्स की क्लास, ये वाली रिकॉर्ड फॉर्म में रहेगी, यूथ रिकॉर्ड फॉर्म में रहेगा, बाकी सब लाइव रहेगा। लखुडियार से प्राप्त प्रमुख चित्रों में एक बहुत सुंदर बहुरंगी छिपकली, बहुरंगी चित्र को क्या कहते हैं? बहुरंगी छिपकली। बहुरंगी चित्र को क्या कहते हैं? बहुरंगी छिपकली। इसको क्या मैंने कहा? बहुत सुंदर छिपकली या कई रंगों में बनी छिपकली। हर तरीके से एक चीज को समझने का प्रयास करें। कई रंगों वाली छिपकली जिसे बहुरंगी छिपकली, और इसी बहुरंगी रंग में एक बात बनती है, एक प्रश्न बनता है, पॉलीक्रोम। पॉली मीन्स कई और क्रोम मीन्स जानते ही हैं क्या है? कई रंगों में एक चित्र को पूर्ण करना पॉलीक्रोम चित्र कहलाता है। नृत्यरत महिलाओं का चित्र, नाच रही हैं महिलाएं, नृत्यरत महिलाएं।
महिलाओं का चित्र, हाथ पकड़कर नृत्य करती मानवा आकृतियां, हाथ पकड़कर हाथ पकड़कर नृत्य करती मानवा आकृतियों के चित्र भी लखोटियार से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के चित्रों में बिंदुओं के समूह भी एक साथ मिले हैं। बिंदुओं के समूह, अब ये क्या है भैया? जैसे ये इस तरीके से बिंदु बिंदु करके एक साथ बिंदुओं के समूह भी प्राप्त हुए हैं। अब जानिए क्या इनके मन में रहा होगा? ये क्या मन में रहा होगा, क्या बनाया है? आई डोंट नो, लेकिन बिंदुओं के समूह भी प्राप्त हुए हैं। अगली गुफा है, अच्छा, यहाँ से एक लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है। एक लोमड़ी, लोमड़ी, बंदर, भालू, सुअर, भैंसा, गैंडा, जिराफ, सबके चित्र बने। अब इसी में अगली गुफा कौन सी है? गोरख्या गुफा, उसको पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड की अगली गुफा है गोरख्या। गोरख्या गुफा, ये गोरख्या गुफा है कहाँ? पहली बात तो उत्तराखंड में है। राज्य हुआ कौन सा? उत्तराखंड। ना लगे तो उत्तर प्रदेश भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नदी देख लेते हैं, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के तट पर है और प्रसिद्धि इसकी किस रूप में है? इसकी प्रसिद्धि है शैल चित्रकला के लिए फेमस है। जब कोई बात बिगड़ जाए और जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो कौन साथ देता है? आपका ज्ञान ना। इसलिए ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमें कभी भूखा मरने नहीं देती। ज्ञान से सब कुछ हासिल हो सकता है, विद्या सब कुछ दे सकती है। इसलिए ना सिर्फ और सिर्फ दोस्त बनाइए तो ज्ञान को बनाइए, विद्या को बनाइए। अब ये ना करना कि विद्या को ढूंढ के बनाने लगना। हम विद्या बालन की बात नहीं कर रहे हैं। अगली गुफा है उत्तराखंड की ही हुडली। हुडली गुफा, हुडली गुफा में क्या हुआ है? हुडली गुफा ने चमत्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसे प्रश्न को जन्म दे दिया जो कि इम्पॉसिबल था। कैसे? क्या कोई चीज इम्पॉसिबल भी हो सकती है? नहीं, कुछ नहीं। तो क्यों हमने ये बात कही है? हमने ये बात इसलिए कही कि कोई चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, बस वही बात कि यहाँ से नीले रंग का साक्ष्य, जो कि बहुत बड़ी बात है, नीले रंग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये गुफा एक धमाका कर दी थी प्रश्न में। तो ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में।
बहुत सरल है। कला ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत आसानी से नौकरी लिया जा सकता है। सबसे कीमती, सबसे कठिन सब्जेक्ट जानते हैं क्या है? हमको जितना समझ में आता है, वास्तव में अगर देखा जाए तो सबसे कठिन जो विषय है, अब कठिन इसको मैं क्यों कह रही हूँ इसको भी बताऊंगी। ऐसा नहीं कि वो किसी को आता नहीं इसलिए कठिन है, नो। कठिन इसलिए मैं कह रही हूँ कि भीड़ है, भरमार है लोगों की, इसलिए टफ है। अब आप कहेंगे कि कला में तो बहुत ही भीड़ है। बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात को दीदी भैया, लेकिन कला में भीड़ किसकी है? बरसाती मेढकों की। बताया ना, बरसाती मेढकों की भीड़ है। क्यों? बरसाती मेढक इसलिए भीड़ है कि भाग डाल दिए हैं। अब परीक्षा मान लो, परीक्षा मान लो हो रही है तो आके कूद जाएंगे, और नहीं हो रही है तो कौन सा उनका BA, BFA, MA, MFA, MA, कौन सा PhD किया है कला में? अरे एक प्राविधिक कला तो करे रह जाएगा, भर भर ना भर तो कौन हमार का लेगा। ये सोच रखने वाले बरसाती मेढकों की भीड़ है। एकदम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। हमने 2 सीटों में चयन लिया है, भीड़ होती तो ले पाते क्या? क्या बहुत बुद्धिमान है? नहीं, इसीलिए कि भीड़ नहीं है, अब सबका हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा भीड़ उन्हीं की है जो बरसाती मेढक है, उन्हीं की भीड़ है बस। और बाकी पढ़ने वाले 10% जो उसमें आकर क्लासेस तो ले लिया है, वो पढ़त रही नमो ले लिए, तो जो उसमें क्लासेस ना लीजिए, ईमानदारी से पढ़ना हो, सिलेक्शन लेना हो, नौकरी लेना हो, तभी आइए। और जो उसमें क्लास लेके कोई मतलब नहीं है और ईमानदारी से पढ़ोगी तो निश्चित रूप से सर्विस मिलने में कोई कुछ आपको रोक ही नहीं सकता। मैं जितना जानती हूँ कला को, और बाकी हिंदी है, संस्कृत है, सोशल है, ये 3 में तो कतारें कतारें चलती हैं। इतनी भीड़ पूछो नहीं। और जो भीड़ है ना हिंदी में, सोशल में, संस्कृत में, वो पढ़ने वालों की है, बरसाती मेढकों की नहीं है। इसलिए कला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इजीली नौकरी पा लेते हैं। हमने खुद ही देखा है, बहुत देखा है। कितने तो हमारे यहाँ से चयनित होकर गए और आज पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में हमारे द्वारा ही पढ़ाए गए कितने टीचर हमको मिलते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि वाकई कभी कभी तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अरे इनके तो कुछ नहीं आवत रहा कला में, एकर मतलब सेटिंग रही, सेटिंग वेटिंग ना रही, ढंग से कहीं पढ़ लिए और वही पढ़े जो उनको जरूरत थी, हो गया चयन। और इतने में मार कका बहाई के बहाई दिए ना हो कि लड़कियों के तो कुछ होते ही ना हो कि कला में टीचर हो गया। ऐसे नहीं हो गया है, पढ़ा है तब हो गया। चलिए अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे, उत्तराखंड तो हो ही गया हमारा, अब हम चलेंगे कश्मीर। कश्मीर चलेंगे। हम तो अब तक कभी कश्मीर गए ही नहीं, बस यही प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, इसी में चाहे जब चले जाते हैं, बाकी कश्मीर न गए हैं और न जाएंगे। कश्मीर क्योंकि बहुत दूर है, बहुत दूर हम जा नहीं सकते। तो कश्मीर प्रागैतिहासिक कला का एक हिस्सा रहा है, केंद्र रहा है। तो इसकी प्रसिद्धि हमारी कला में अगर देखें तो 2-3 चीजों में है। शैल चित्रकला के प्रमाण यहां से मिले हैं। शैल
के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए, प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। और यहाँ पर कुछ स्थान हैं, जैसे यहाँ के 3 प्रमुख स्थान बताइए। यहाँ के कौन कौन से स्थान हैं जो कि प्रमुखता रखते हैं प्रागैतिहासिक कला के केंद्रों के लिए? बुर्ज होम, गुफकराल, पिकली हॉल, लेह लद्दाख, गुफकराल, पिकली हॉल, लेह लद्दाख, बुर्ज होम, ये स्थान जो कि प्रागैतिहासिक कला के केंद्रों में कश्मीर में रखते हैं स्थान, ठीक। और ये सभी स्थल जो है कैसे हैं? नवपाषाण कालीन है। क्या है? नवपाषाण कालीन है। और इसको हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना जान लेंगे हम कि ठीक है, ये भी एक हिस्सा था, बस। ये हो गया आपका क्या? प्रागैतिहासिक कला के केंद्र और प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों कालों में हम समझ लिए हमें क्या पढ़ना था, क्या छोड़ना था। हमने जिनको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया है उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट की दृष्टि से पढ़िएगा। जिनको बताया है अच्छा एक लाइन में पढ़ लियो हो जाए तो ओका एक ही लाइन में पढ़ी पाई ना कि मार झोल के जौन हम कहे ओकर उल्टा ना करेगा। इतना ध्यान में यदि रखते हैं और यकीन मानिए ना, जब नौकरी पा जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। घर भी आप देख सकते, और महिलाएं तो दुर्गा का रूप है, कुछ भी कर सकती हैं। तो जब नौकरी पा जाएंगी तो इतना आसान जिंदगी हो जाएगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास अपनी लाइफ है, पैसा कमाइए, अपने बच्चों को, पति को, घर परिवार को, माँ बाप को देखिए। और पता चला मन तो बहुत कर रहा है अपनी माँ को कुछ गिफ्ट देने का और पैसा नहीं है। मन तो बहुत कर रहा है कि बच्चों को कोई गिफ्ट दे दे, 14 नवंबर आ रहा है, कोई गिफ्ट दे दे, और पैसा नहीं है। पति से मांगा, पति कहे तुमको के गिफ्ट दे, तेरे मायू को दे, तेरे लड़का को दे, कितना कितना गिफ्ट दे। अब मन दुखी हो गया। तो ऐसा नौबत ही ना आने दे। ठीक है, हम तुमको खुद ही गिफ्ट दे देंगे, ऐसे बनिए। गिफ्ट लेने की नहीं, देने की सोच रखिए। तो ये स्थल हो गया प्रागैतिहासिक। अब बहुत बड़ी बात पर हम आएंगे, और वो बड़ी बात क्या होगी? वो बड़ी बात होगी इसकी विशेषता की, क्या क्या कार्य हुए यहाँ पे उसकी बात होगी। अब जब चित्र बने तो वो चित्र कहाँ पर है, कहाँ पर रखे गए हैं, उनकी बात कर लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं विशेषता की। तो प्रागैतिहासिक कालीन कला की विशेषताएं। और विशेषता में पहला ही प्रश्न बन जाता है रेखा से। रेखा, इसके बिना चित्र बनाना संभव नहीं है। अब आप कहेंगे तो धरातल के बिना था, रेखा कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। सब कुछ है और रेखा ही नहीं है तो चित्र कैसे बनेगा?
तो सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं चित्रकला में या सीखने जाते हैं, हमें पता है जब मेरा इंटरव्यू लगा प्रवक्ता का और मुझे ड्राइंग नहीं आ रही थी तो मैंने अपने एक श्रीवास्तव सर हैं उनके यहाँ मैंने सीखने का प्रयास किया और मैं गई सीखने। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि पूजा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हमने कहा रेखा कहते हैं। कहे बस रेखा खींच डालो। और हमने एक दिन में जितना न्यूज़पेपर लेके गए थे सब पे रेखा खींच डाली। तो वो बोले ऐसी रेखा नहीं, लयात्मक रेखा खींचिए। तब मुझे समझ आया कि अच्छा, चित्र में लयात्मक रेखा का होना जरूरी है। तो जब लय नहीं बनेगा तब तक रेखा कहाँ से आएगी, तब तक चित्र कहाँ से बनेगा? तो सबसे पहले रेखा की बात करते हैं। ऐसे ऐसे खिंचवा रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, आड़ी तिरछी खड़ी बेड़ी, इन सभी और वही रेखाओं का प्रयोग यहाँ के भी मानव ने किया है। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने ऐसे तो चित्र बनाए हैं, वही वो भी सीख रहा था, हम भी सीख रहे थे, ऐसे ही बनाए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेखा की। तो रेखा नाम नहीं, चित्र का। तो रेखा यहाँ की है कैसी? तो कुछ ही रेखाओं से चित्र बनाए गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 20 प्रकार की रेखाओं से चित्र नहीं बनाए गए हैं। 4 से 6, 4 से 5, ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखो, ऐसे चित्र प्रागैतिहासिक काल के मानव ने बनाए थे। फिर कैसे बनाए? ऐसे बनाया। तो 4 से 6 रेखाओं का ही प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के मानव ने चित्र बनाने में किया था। अब कह देगा कि 20 प्रकार की रेखा, 5 प्रकार की रेखा, 6 प्रकार की रेखा, तो 5 या 6 ही लगाना, 20 उस अजंता में है, यहाँ नहीं है, पता चला लगा के बैठ गए। ठीक, तो रेखा बहुत ही कम रेखाओं का प्रयोग किया गया था और ये रेखाएं कैसी थी? आड़ी थी, आड़ी, तिरछी, खड़ी, बेड़ी, इन सभी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। और ज्यामिति, आड़ी, तिरछी, खड़ी, बेड़ी, ज्यामिति रेखाओं का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के मानव ने किया और बहुत ही कम रेखा का प्रयोग किया, यानी टूटी फूटी रेखाओं से चित्र बना दिया। और उस समय के चित्र और उन मानवों के द्वारा बनाए गए चित्र बेहतर ही थे, खराब नहीं थे। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे, रेखा तो हो गया, अब रेखा खींची किस पर गई? इस पर आइए। रेखा खींची गई किस पर? धरातल पर ना, तो धरातल। और ये हम पढ़ रहे हैं जो, ये क्या है? ये धरातल और रेखा किसके अंतर्गत आएगी? बताइए जरा, राजेश कुमार जी बताइए तो, किसके अंतर्गत आएगी? अंशी वर्मा जी बताओ, जल्दी जल्दी सब लोग बताओ भैया, बहुत देर होगी बा, चला पढ़ी पढ़ी सो जा। अरे बहनी इनार पूछते सैल ना, आहा बहुत बढ़िया। एक शीला जी देवरिया से पढ़ती हैं, बड़ा बढ़िया। हमने इनको प्रश्न भेजा था, नहीं हमने एक प्रश्न पूछा था कि रिनेंसा वाला पूछा कि भाई रिनेंसा
का जो प्रश्न आया हुआ था प्रारंभिक रेनेसां में, क्या पूछा था मैंने पूछा था प्रारंभिक रेनेसां में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ऐसे करके एक प्रश्न आया है, तो उसको जरा बताइएगा। तो कितने तो सोते रहते हैं, हम आप बताइए ना सुनते हैं, हमारे लड़कियां हैं, और कितने इतना एक्टिव रहते हैं कि अगर हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे, अच्छा हम भी ऐसे ही काम करते हैं, कभी 12 बजे लाइव होकर पूछ लिया, कभी 1 बजे कभी 2 बजे, कोई ये टाइम फिक्स नहीं है कि नहीं 10 बजे तक ही हम बात कर सकते हैं, आगे नहीं, जब तक पढ़ने का मन करे तब तक पढ़िए। अब जबरदस्ती का कि सांस आ रही है, अच्छा आ रही है, जल्दी से किताब खोलो, नहीं सवेरे बर्तन हम ही मांजे पड़े, इस तरीके के नहीं। आपका जब तक इच्छा करे पढ़ने की तब तक ही आप पढ़ें, और जैसे ही मन कहे कि नहीं अब इससे ऊपर नहीं हो सकता, तुरंत किताब बंद कर दें, और ये कतई ना विचार करें कि आज तो हम 4 घंटा पढ़े यार, आज तो हम 10 घंटा पढ़े। जितना पढ़े हम सॉलिड पढ़े और लर्न हो जाए। अब पता चला मम्मी आ रहे, अरे बाप रे मम्मी आई नहीं, देख ली मोबाइल चलाते रहे, तो मम्मी देख ली अब कहीं कि इनका रिजल्ट आए, तो नहीं, वो कहे चाहे ना कहे, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पढ़ रहे हैं, अपने शौक के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसे मम्मी पापा को क्या दिखाना भाई, इसलिए दिखाने के लिए नहीं। चलिए अब हम धरातल की बात करते हैं, और हम ये पूछना, अच्छा देखो हम कहाँ थे, मतलब बात कंप्लीट नहीं हुई और पहुंच गई कहाँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि शीला जी ने जो संगीता जी शामली से पढ़ती है, उन्होंने सारा एक जगह पूरा का पूरा प्रश्न लिख के और भेजा मुझे। देखिए मुझे भले ही नाम दिमाग में बैठे ना, क्योंकि अब कितनी किताबें दिमाग में बैठ चुकी हैं कि शायद नाम दिमाग में ना रहे, लेकिन फिर भी इतना तो याद ही है कि ऐसा किसी ने प्रश्न भेजा था, तो संगीता जी ने शामली से भेजा था, और उन्होंने हर प्रश्न को उस कॉपी में लिखा था। जिनसे मैंने एक प्रश्न मांगा था, उन्होंने 4 प्रश्न वैसे ही हूबहू आई हुई लिखकर भेज दिया, और तब मुझे समझाने में कतई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, और बहुत अच्छे से समझा दिया कि 4 प्रश्न अगर एक ही जैसे पूछे जा रहे हैं तो उनका आंसर क्या सही होगा क्या गलत होगा, कैसे होगा। तो ये तभी हम समझ सकते हैं जब आप एक बात कहते हैं ना सभी लोग कि हम किसी की इम्पोर्टेंसी को तभी जानते हैं जब वो नहीं रहता है। तो जब हम किसी का कंपेयर करेंगे तभी तो जान पाएंगे वो बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। तो जब हम 4 प्रश्नों को एक साथ रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो धरातल की बात, हाँ, तो ये किसमें आएगा, रेखा और धरातल कला के तत्वों में, रेखा रंग रूप तान पोतांतराल, और ये क्या है, पोत ही तो है, ठीक। तो कला के तत्व में आएगा, लेकिन हम यहाँ कला के तत्व पढ़ नहीं रहे, वो तो हम समझाने के लिए आपको बात कर रहे हैं बस। तो धरातल मतलब पोत मतलब वयन मतलब टेक्सचर, गठन, जो नाम कह था क्या यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ शैल था। शैल मतलब पत्थर था, सिर्फ शैल था या पत्थर था, या इसी को हम कह देंगे राग था। और ये राग क्या ऐसे खुले में था, तो बिल्कुल खुले में भी था और बंद में भी था। तो खुली चट्टानों पर भी चित्र मिले, खुली चट्टानों पर मिले, और खुली चट्टानों पर मिले, और गुफाओं के भीतरी दीवार पर, गुफाओं के भीतरी दीवार पर और गुफाओं के द्वार पर भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चित्र मिले, देखो इससे बेहतर क्लास ना कोई है वह नहीं, चाहे
जो जितना बनता रहे अपने आप को। अब ये आया आपका मुख्य रूप से चित्र कहाँ बने हैं, गुफाओं के भीतरी द्वार पर। अब देखो 1, 2, 3 और 4 में सभी कर दीजिए तो सभी उत्तर सही हो जाएगा, और नहीं तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी ये दे देंगे। 4 अगर ऑप्शन अलग अलग हो गया, प्रीति जी, प्रीति कुशवाहा, तो हम क्या करेंगे, चारों में अलग जो देंगे वो दे देंगे गुफा के भीतरी दीवार पर। बात समझ में आई? अब ये चित्र बने कैसे हैं, बने कैसे का मतलब है इनको बनाया कैसे गया, तो चित्र बनाने की विधि। अब जब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे अपने आप हम विजयी हो जाएंगे। अब ये चित्र जब शैल पर बने हैं तो शैल कोई मिट्टी तो है नहीं कि जैसे चाहे वैसे खिंचा दिए, नहीं, शैल मतलब हार्ड है, हार्ड मतलब पत्थर बहुत ही हार्ड है। तो इस पर चित्र बने हैं कि कैसे, नुकीले पत्थर से, नुकीले पत्थर से और पशुओं की हड्डियों से, पशुओं की हड्डियों से और ये चित्र कैसे बनाए जाते थे, खोद कर, कैसे खोद कर बनाए गए इंटेग्लियो पद्धति से। गुड, वेरी गुड, इंटेग्लियो, इंटेग्लियो आज की भाषा में हम कहेंगे ये चित्रों को इंटेग्लियो विधि से या पेट्रोग्लिफ। अच्छा, पेट्रोग्लिफ क्या है, इंटेग्लियो क्या है? पेट्रोग्लिफ, इस संपूर्ण चित्रकारी को पेट्रोग्लिफ कहा गया। संपूर्ण चित्रकारी को क्या कहा गया, पेट्रोग्लिफ। मतलब शैल पर खोद कर जो चित्र बनाए गए उनको पेट्रोग्लिफ कहा गया, और जो खोदने की विधि थी उनको इंटेग्लियो कहा गया। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों बातों का अर्थ अलग अलग है। ठीक, अब शैल है तो नुकीले पत्थर होंगे तभी तो चित्रकारी होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं रंग की। रंग, ये धरातल समझ में आ गया सबको ना। अब रंग की बात करते हैं। रंग में इन्होंने क्या काम किया, अच्छा एक अभी प्रश्न आया उसने हिला दिया सबको। क्या कर दिया, प्रश्न पूछा गया कि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने किन रंगों का प्रयोग किया। ऑप्शन दिया वानस्पतिक रंग, और ऑप्शन दिया खनिज रंग, अम्ल, सब यही में नाच गए। ऑप्शन दिया प्राकृतिक या वनस्पतिक, मंतशा अंसारी जी, प्राकृतिक या वनस्पतिक सही है, गलत नहीं है। ठीक, सही है। अब क्या करेंगे, प्राकृतिक या वनस्पतिक में सबने लगा दिया खनिज ना। अब आपको लगाना है
वानस्पतिक रंग। क्यों? क्योंकि खनिज रंग का प्रयोग तो हुआ है, नो डाउट, लेकिन वानस्पतिक रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। प्रश्न अगर कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो आप आंसर देंगे वानस्पतिक रंग पहले, खनिज रंग बाद में। अच्छा, इसमें बहुत से हमारे स्टूडेंटों को डाउट भी हो सकता है, और डाउट ये हो सकता है कि जब भूमिज और वानस्पतिक और खनिज तीनों दे दे अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, पहले वानस्पतिक या प्राकृतिक, फिर खनिज, और कुछ ना मिले तो भूमिज। तीसरे नंबर पे हम भूमिज पर जाएं। वानस्पतिक की आप वनस्पति, प्राकृतिक, देखिए वानस्पतिक या प्राकृतिक, तो जहां तक मेरा मानना है वानस्पतिक जो है वो प्राकृतिक रंग ही है। ठीक, अगर यहाँ पर देखें तो, और नहीं तो प्राकृतिक रंग जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनको कहते हैं, और वानस्पतिक रंग जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं उनको कहते हैं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार, राधे राधे।